हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, स्थायी ऊतक के अंतर्गत हम यहाँ सबसे पहले देखने वाले हैं आज विशेष रूप से सरल स्थायी ऊतक के बारे में जानेंगे। सरल स्थायी ऊतक क्या है और सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पादप विभ्युतक ऊतक या विभ्युतक ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थायी ऊतक क्या है। तो स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो वास्तव में विभाजन के पश्चात, जिनमें और विभाजित की क्षमता नहीं रहती और विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, वो किसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो अब वो विभाजित होना बंद कर देते हैं। ये कहा जाएगा कि विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ये बन जाते हैं स्थायी ऊतक। इनका आकार, आकृति और मोटाई निश्चित होती है। जीवित या मृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। स्थायी ऊतक में ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती हैं, ये भी हम देख पाएंगे। एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार प्राप्त कर लेती है और विविधीकरण हो जाता है। विविधीकरण से तात्पर्य होता है कोशिकाएं फूड का स्टोरेज करने लगती हैं, कुछ यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने लगती हैं, तो इस प्रकार से कुछ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करने लगती हैं। तो उनका अलग अलग कार्य बढ़ जाता है, जिसे हम कह देते हैं विविधीकरण। ठीक, वर्क डिफरेंशियल ये है। आकृति सतह संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए हैं। तो दो प्रकार के स्थायी ऊतक हम पढ़ेंगे आकृति संरचना के आधार पर। एक तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सरल ऊतक होंगे और दूसरे हमारे पास होंगे जटिल ऊतक। सबसे पहले हम सरल ऊतक देख लेते, सरल स्थायी ऊतक देख लेते हैं। सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू जिन्हें कहा जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू ही यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ दिए गए हैं, संरक्षी ऊतक के नाम से और संभरण ऊतक के नाम से यहाँ दिए गए हैं। संरक्षी ऊतक कहलाते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू और संभरण ऊतक कहलाते हैं सपोर्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संरक्षी ऊतक। संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य होता है संरक्षण प्रदान करने का, अर्थात वह कोशिकाओं की संरक्षा प्रदान करते हैं। तो संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना है। यहाँ बात करेंगे हम एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों, जैसे पत्ती में भी एपिडर्मिस पाई जाती है, फूल में पाई जाती है, जड़ों में पाई जाती है। तने की भारी परत जो होती है वह एपिडर्मिस कहलाती है। मतलब इन सब की भारी परत होंगी वो एपिडर्मिस कहलाएगी। इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल से ढकी होती है परत, जैसे अपन क्यूटिन, एक मोम जैसा जल विरोधी पदार्थ जहाँ इसके ऊपर होता है, जिसे हम यहाँ पर देख पाएंगे। जस्ट आपको दिखाई दे रही थी संरचना जहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये इसके ऊपर जो संरचना चढ़ी है, गहरे हरे रंग की संरचना जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। बैक्स क्यूटिकल कहला रहा है, तो इसे हम कहते हैं बैक्स क्यूटिकल। ठीक ना। निचली साइड पे भी आप, लोअर साइड में भी आप देख पाएंगे बैक्स क्यूटिकल, गहरे हरे रंग की संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये बैक्स क्यूटिकल के नाम से जानी जाती है, जो कि पौधों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं हम साथ साथ में, अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र या रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनमें दो गार्ड सेल्स या कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें आप जानते होंगे कि वास्तव में गार्ड सेल्स या कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में नजर आएंगी। आपको यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए ये स्टोमेटा, यहाँ पर संरचना में स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। तो स्टोमेटा के अंदर जब स्ट्रक्चर देखते हैं, हम स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमें दो गार्ड सेल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस प्रकार से इनमें ये दो गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं और पूरा स्ट्रोमा इस प्रकार से सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है, सब्सिडरी सेल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो अंदर वाली संरचना जो कहलाएंगी गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जो होती हैं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक केंद्रक होता है और क्लोरोप्लास्ट भी उनमें पाया जाता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करती हैं। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। ये हम देख लेते हैं आगे
एपिडर्मिस के कार्य क्या है? तो एपिडर्मिस के कार्य आपको समझ आ रहे होंगे। पौधों को सुरक्षा प्रदान करना एपिडर्मिस का प्रमुख कार्य है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल बाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करती है, अर्थात पानी से हानि को रोकने का कार्य करती है, जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है, अर्थात पत्तियों से जो पानी की हानि होती है उसे रोकने का काम करती है। स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करने में भी सहायता मिलती है तथा बाष्पोत्सर्जन में भी सहायता मिलती है। हम यहाँ पर देख पाएंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं उनकी सहायता से किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायता मिलती है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ वास्तव में स्टोमेटा है और स्टोमेटा से जल का अणु यदि बाहर निकलना चाहता है, पानी यदि बाहर निकलना चाहता है, तो पानी को कम से कम बाहर निकलने दिया जाता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम भी वास्तव में स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। और CO2 और गैस का, जैसे हम बात करेंगे, CO2 का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलने का काम भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, अर्थात गैस विनिमय का कार्य भी स्टोमेटा के द्वारा ही पॉसिबल होता है, यह संभव होता है। आपको यहाँ पर संरचना में एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, तो ये सबसे ऊपर वाली संरचना जो आपको कहला रही है एपिडर्मिस है। ठीक है, ये सेल्स आप देख पा रहे हैं, ये एपिडर्मिस सेल्स है। कुछ एपिडर्मिस स्ट्रक्चर्स या कोशिका संरचना स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सभी ऊपर वाली संरचना है जिनमें मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ, जिनके वास्तव में केंद्रक है। जो ऊपर वाली लेयर है ये एपिडर्मिस की ही लेयर है, जिसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस वास्तव में कोशिका संरचनाओं की, जैसे पत्ती है, तना है, फूल है, तो इनकी ऊपरी संरचना में सबसे पहली लेयर कोशिकाओं की होती है, वो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, एपिडर्मिस में फिर नीचे हम यहाँ पत्ती की संरचना यदि देखते हैं तो एपिडर्मिस के नीचे हमें पत्ती की संरचना में हमें यहाँ पर मिलेगा, ये संरचना कहलाती है हाइपोडर्मिस। इसे हम हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं, आप इसे पत्ती की संरचना के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक, तो ये हाइपोडर्मिस कहलाती है पत्ती की संरचना में। हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि क्लोरोफिल भरा होता है। ये सभी कोशिकाएं यहाँ पर गोल आकृति की, अंडाकार आकृति की दिखाई दे रही हैं। इनमें क्लोरोफिल फिल होगा या भरा होगा। क्लोरोफिल यहाँ पर पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाए जाने का मतलब है ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके अपना भोजन बनाने का काम ये कोशिकाएं करती हैं और इन्हें हम मीजोफिल कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ये मीजोफिल कोशिकाएं कहलाएंगी। मीजोफिल कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, अर्थात इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पर पाया जाता है, ये आप देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। तो ये मीजोफिल कोशिकाएं ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, इन्हें मीजोफिल कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाएं वास्तव में फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एपिडर्मिस है, वो वह सबसे ऊपरी एपिडर्मिस है, जिन्हें हम बोल सकते हैं अपर एपिडर्मिस के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। निचली वाली संरचना है उसे हम कह सकते हैं लोअर एपिडर्मिस के नाम से हम उसे जानते हैं, तो हम इसका नाम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इसे लोअर एपिडर्मिस इसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में आपको यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना कहलाता है स्टोमेटा या रंध्र के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, स्टोमेटा या रंध्र का मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना या जल की हानि को नियंत्रित करना। ठीक है ना, जल की हानि को नियंत्रित करना या वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, साथ साथ में गैसों के विनिमय का कार्य भी करता है। गैसों का विनिमय का कार्य भी करता है, गैसों का विनिमय। तो ये दोनों कार्य इसके द्वारा संभव होते हैं, अर्थात ये इन दोनों कार्यों को रेगुलेशन करने का कार्य इसी के द्वारा होता है। ठीक ना, वो स्टोमेटा के द्वारा ही इनका रेगुलेशन होता है, या हम जान पाएंगे, या नियंत्रण इनके द्वारा हो पाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे बाहरी सतह पर आपको यहाँ मिलेगा कॉर्क। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद हम कॉर्क के बारे में चर्चा करेंगे। पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ें तने की परिधि में उपस्थित ऊतक कॉर्क में बदल जाते हैं। कॉर्क में बदलने का मतलब है कि उनकी भारी छाल बन जाती है। इस प्रकार से पौधों पर छाल बन जाती है। ये द्वितीय भुजोतक ऊतक के बाद ही जहाँ पर बनते हैं और उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये छाल का रूप ले लेती हैं। इनमें सुबेरिन जमा हो जाता है, इसके कारण ये मोटी हो जाती हैं। ये कॉर्क कोशिकाएं जल तथा गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं, इसलिए पौधे से धीरे धीरे निकलती रहती हैं और पौधे पर नई स्किन ऊपर आती रहती है। तो ये छाल का कार्य देखिए, छाल का उपयोग कहाँ किया जाता है, छाल का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाएगा।
छाल का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, छाल का मुख्य रूप से उपयोग बोतल के कैप बनाने में भी किया जाता है, जिसे हम कॉर्क के कैप कहते हैं। कॉर्क के ढक्कन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कॉर्क के ढक्कन कहलाते हैं ये, बोतलों के लेड जिन्हें हम बोलते हैं। ये भी कॉर्क का ही ढक्कन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बोतलों के कॉर्क के ढक्कन बनते हैं। बोतलों में जो ढक्कन लगाया जाता है वो धातु का होता है। धातु के ढक्कन के अंदर एक कॉर्क का प्लेट बनाया जाता है, ठीक है ना। प्लेट नुमा संरचना बनाई जाती है, जिसके कारण एयर को कंट्रोल किया सकता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर बनाने का काम कॉर्क के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, कॉर्क का कार्य होता है झटकों तथा चोट से पौधों को बचाने का प्रमुख कार्य है। बहुत ही हल्का तथा जलरोधक संपीड़ित होता है और कॉर्क का उपयोग कुचालक तथा झटके सहन करने वाले पदार्थों में किया जाता है। तो यहाँ पे झटकों से बचाने के लिए या अधिक भार सहन करने के लिए और उसे कुचालक के रूप में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कॉर्क का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, चलिए यहाँ देखेंगे हम हमारे संरक्षी ऊतक समाप्त हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर संभरण ऊतक या सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो सपोर्टिंग टिश्यू में आप देख पाएंगे, सपोर्टिंग से तात्पर्य होता है, यहाँ पर आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब होता है सहायक ऊतक, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सहायक ऊतक यहाँ पर हैं और सहायक ऊतक को सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू आएंगे। दूसरे हैं कोलेनकाइमा टिश्यू आएंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं वास्तव में देखी जाए तो समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, समान आकार वाली या समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं के समूह है, ठीक है ना। ये गोल अंडाकार बहुभुजीय या लंबी हो सकती हैं। देखिए, ये बहुभुजीय हैं। ये गोल यहाँ पर कोशिकाएं भी नजर आ रही होंगी आपको, ठीक। अंडाकार कोशिकाएं और सिलेंडर के आकार की कोशिकाएं भी आपको नजर आ रही हैं। कोशिका भित्ति पतली तथा कोशिका द्रव कैसा होता है? इनका सघन होता है, अर्थात कोशिका भित्ति तो इनकी पतली है। बाहरी संरचना आप देख पाएंगे तो कोशिका भित्ति इनकी कैसी है? पतली संरचना है कोशिका भित्ति की। लेकिन इनका कोशिका द्रव है वो कैसा है? सघन है, गाढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एक कोशिका के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। तो कोशिका के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका इनमें होती है, बीचों बीच में केंद्रीय रिक्तिका पाई जाएगी, यहाँ से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट ये हम देख पाएंगे पैरेन्काइमा जो ऊतक चल रहा है उसमें यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं पैरेन्काइमा की संरचना हम देख बैठे हैं। यहाँ पर संरचना पता चल चुकी है। तो पौधे के सभी भागों में उपस्थित होती हैं पैरेन्काइमा कोशिकाएं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, पैरेन्काइमा टिश्यू है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पैरेन्काइमा के भाग हैं, जो कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, ये सब उसी के भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन संचित को इकट्ठा करने के लिए तो ये पैरेन्काइमा की प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य मतलब ये भोजन संचित करने का कार्य भी ये काम करते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक भोजन संचित करने का कार्य करती हैं। तो तने में वास्तव में देखा जाए तो तने की जब एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की निचली वाली कोशिकाएं होती हैं तने की, जहां पर बात कर रहा हूँ, ये एपिडर्मिस है। और तने की निचली वाली कोशिकाएं जो हैं जो नीचे बैठी होती हैं इन्हें कहते हैं कॉर्टेक्स सेल्स, ठीक है ना। इन्हें कॉर्टेक्स सेल्स के नाम से जानते हैं। और कॉर्टेक्स सेल्स वास्तव में ये सब पूरी भोजन संचित करने का कार्य करती हैं। ये कैसा कार्य करती हैं? भोजन संचित करने का कार्य ये कोशिकाएं करती हैं। यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं फाइबर के रूप में। भोजन को एकत्रित करने का कार्य भी करती हैं। पौधे के अपशिष्ट पदार्थ, गोंद, रेजिन, क्रिस्टल और टैनिन को इकट्ठा करने का कार्य भी पैरेन्काइमा कोशिकाएं करती हैं। तो ये इनके मुख्य कार्य हैं, यहाँ से आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। भोजन को इकट्ठा करना, भोजन एकत्रित करना तथा यंत्र की मजबूती प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना, ये इनका मुख्य कार्य है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण हम देख लेते हैं। रूपांतरण में आप यहाँ देख पाएंगे कि जब कोई पैरेन्काइमा कोशिका जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वह गहरे हरे रंग की हो जाती है, गहरे हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्लोरेन्काइमा का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। और ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का कार्य करने लगती हैं। कोशिकाएं पत्नी तथा नवजात तनों में बाह्य आवरण में पाई जाती हैं, ठीक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच में अंतःकोश की स्थान बढ़ जाता है, अंतःकोश की स्थान में वायु भर जाती है,
तब इन्हें एरेनकाइमा का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आपको वायु के बड़े बड़े वायु कोष दिखाई दे रहे हैं, कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े अवकाश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाएंगी एरेनकाइमा के नाम से जानी जाएंगी। इन्हें आप देखिए, ये पौधे वास्तव में ये पौधे को हल्के बना देती हैं, जिसके कारण पौधे जल में तैरने लगते हैं और उनमें फल प्रदान करते हैं। ये अधिकतर जलीय पौधों में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर से आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए, पैरेन्काइमा के बाद बात करेंगे हम कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा क्या है? तो कोलेनकाइमा देख लेते हैं। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा यहाँ देखिए, पैरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएं हैं, जिनमें कुछ में क्लोरोफिल उपस्थित हो सकता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। यहाँ पर कोलेनकाइमा स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। लंबी स्थूलता और सेलुलोज तथा पैक्टिन कोनों में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर कोनों में जमा हुआ पदार्थ ये कहलाएगा पैक्टिन। यहाँ पर कोनों में जमा हुआ पदार्थ इनके पैक्टिन कहलाता है। पैक्टिन का जमा हो जाता है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति पतले की अपेक्षा कहीं कहीं मोटी होने लगती है। अंतःकोश की स्थान अनुपस्थित हो जाता है। बीच में पैक्टिन का जमाव होने से इनमें अंतःकोश की स्थान एब्सेंट हो जाता है। वह त्वचा के नीचे जो उपस्थित होती है कोलेनकाइमा, वास्तव में एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित रहती हैं। ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली स्ट्रक्चर कहलाएंगी कोलेनकाइमा। ठीक, यहाँ पर ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के निचला वाला भाग कहलाएगा कोलेनकाइमा। ठीक, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है वास्तव में यांत्रिक शक्ति प्रदान करना इनका कार्य है। क्लोरोफिल के कारण शर्करा और स्टार्च का निर्माण भी ये अदा करती हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य है यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मुख्य कार्य इनका होता है कोलेनकाइमा का। नेक्स्ट देखते हैं आप पढ़ेंगे हम तीसरे नंबर पर स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार के होंगे, एक तो फाइबर और स्क्लेराइड के रूप में पाई जाती है। जिस कोशिकाएं लंबी होती हैं, सक्रिय और मोटी तक हो सकती हैं, 1 mm से लेकर 550 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। यहाँ देखेंगे अंतःकोश की स्थान इनमें एब्सेंट होता है। यहाँ पर कहेंगे अंतःकोश की स्थान यहाँ पर नहीं पाया जाता। कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता। इनमें जीव द्रव्य भी नहीं पाया जाता। ये कोशिकाएं डेड होती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में चारों तरफ यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं ग्रीन लाइन से बना रहा हूँ, यहाँ पर हो जाता है लिग्निन का जमाव। तो इन कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर लिग्निन का जमा हो जाता है और ये कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये लिग्निन का जमाव इन पर हो सकता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, अंतःकोश के स्थान नहीं होते हैं, जीव द्रव्य इनमें नहीं पाया जाता। यहाँ देखेंगे स्थिति में स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कॉर्टेक्स, मोटाई, फ्लोएम के कठोर बीज, आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नारियल के जो रेशे होते हैं काय के बने होते हैं या किस चीज के बने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है नारियल के रेशे स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, लिग्निन युक्त होती हैं। पौधों की छाल तथा नारियल के रेशे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जिन्हें आप डायग्राम में देख पाते हैं। यहाँ देखेंगे आपको ये फाइबर के रूप में यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे फाइबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब फाइबर हैं जो स्क्लेरेनकाइमा के बने होंगे, अर्थात नारियल के रेशे। स्क्लेराइड मतलब ऊपर की स्कल टाइप की कठोर संरचना होती है नारियल की, वो इन सेल्स के द्वारा बनी होती है, जिन्हें कहते हैं स्क्लेराइड। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।